पीएम मोदी के नॉमिनेशन के दौरान एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में नामांकन के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों के यहां पर नेता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे नॉमिनेशन के बाद मुलाकात भी की और एनडीए में जो भी घटक दल के नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिले के बाद सभी नेता साथ में कलेक्ट्रेट से बाहर निकले। अगर बात की जाए घटक दल के प्रमुख नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए काशी पहुंचे थे और नामांकन दाखिले के लिए मौजूद रहे, तो उसमें चिराग पासवान थे, जयंत चौधरी थे, अनुप्रिया पटेल थी, संजय निषाद थे, ओम प्रकाश राजभर थे। तो ये प्रमुख दलों के नेता थे। वहीं बिहार से जीतन राम मांझी पहुंचे थे, पशुपतिनाथ पारस थे, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ये कह सकते हैं कि शिवसेना शिंदे ग्रुप के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर वहां पर मौजूद थे। 2024 के लिए जुटे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में भी इसी एकजुटता को प्रदर्शित किया गया। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि आज वाराणसी से पीएम मोदी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी से आज कंगना रनौत ने जो है वो लोकसभा के लिए नामांकन किया। लोकसभा में नामांकन करने के बाद शहरी मंच मंडी से एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह संयोग की बात है कि बड़ी काशी में पीएम मोदी नामांकन कर रहे हैं और छोटी काशी में मैं कर रही हूँ। उनके साथ शहरी मंच पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष हिमाचल राजीव बिंदल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह सहित बीजेपी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। मंच से भाषण देते हुए कंगना ने मंडी की जनता को आश्वस्त किया कि जिस तरह से मंडी की जनता उन्हें इतना भाव दे रही है और इतना स्नेह दे रही है, वह उसे बरकरार रखने की कोशिश करेंगी और मंडी का विकास करने का पूरा प्रयास करेगी अगर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ की जनता उनको दिल्ली भेजती। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि मंडी तक रेल लाइन लाई जाए और मंडी में एक एयरपोर्ट के साथ साथ मनाली में भी एयरपोर्ट बनाया जाए। उनका कहना है कि वह मंडी की बेटी हैं और आने वाले वक्त में मंडी का भरपूर विकास करने का वह प्रयास करेंगे। मंडी के शहरी मंच से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। चुनावी गहमागहमी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसी कड़ी में सुशील मोदी के दिवंगत होने की खबर आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी के नेता तो दुखी हुए ही, विपक्षी दल के नेता भी काफ़ी आहत हैं। तमाम नेताओं ने शोकाकुल होकर सुशील मोदी के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और साफ तौर पे कहा कि बिहार ने एक बड़ा नेता खो दिया है। हालांकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलते रहा और चुनाव प्रचार के लिए जा रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कड़ा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जिस अंदाज में मुंगेर में घटना हुई है, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया है और जंगल राज का नमूना पेश किया गया है। जो लोग आरजेडी पर जंगल राज होने का हवाला देते रहे हैं, वही लोग जंगल राज का आतंक फैला रहे हैं। वहीं मुकेश साहनी ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि एनडीए के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं अपने शक्ति का प्रदर्शन करके वोट को गोलबंद करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि आज जिस अंदाज में सुशील मोदी का देहांत की खबर आई, उसके बाद चुनावी प्रचार के बीच सुशील मोदी के शोकाकुल परिवार से तमाम राजनीतिक दल के नेता मिलने गए और उनके परिवार को सांत्वना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आकर भावभीनी श्रद्धांजलि देकर ये साफ कर दिया है कि बिहार ने बीजेपी के एक बड़े नेता को खो दिया है, जो बिहार में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर नूह में पहुंचकर 1 दर्जन से ज्यादा गांव में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने
भाजपा कार्यकाल में नूह में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच में रखा, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नूह को ऑर्बिट रेल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे विकास को गति मिली है, तो वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने उस दौरान कहा कि पहले के मुकाबले मुझे अच्छा खासा जन समर्थन नूह से इस बार मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले के मुकाबले इस बार 50% ज्यादा वोट नूह से मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा कि कांग्रेस के संगठन में दरारें हैं, लिहाजा कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की मुश्किलें काफी हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की जहां मुश्किलें हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भीतरघात की स्थिति है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गुरुग्राम लोकसभा और भिवानी महेंद्र लोकसभा में वो प्रचार कर रहे हैं और इन दोनों सीटों पर जीत मिलती हुई निश्चित नजर आ रही है। पहले की निस्बत मेरे को जन समर्थन अच्छा खासा फालतू मिल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिले थे यहाँ से वो शायद कम से कम 50% फालतू मिले। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण सिंह। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक बड़ा झटका तब और लग गया जब कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने अपने जोनल दफ्तर में बुला लिया। मालूम हो कि 2 दिन पहले ही आलमगीर आलम को ईडी ने सम्मन करके अपने यहाँ आने के लिए कहा था और 6 मई को जिस तरह से आलमगीर आलम के आप्त सचिव के नौकर के यहाँ 32 करोड़ से अधिक की राशि मिली थी और एक और जगह पर 3 करोड़ से अधिक रुपए मिले थे, उसी मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया है। और बुलाया ही नहीं है, तमाम तरह की संपत्तियों के कागजात लेकर के बुलाया है। उनसे पूछताछ करनी है कि आखिर इतनी संपत्ति जो है वो कहाँ से अर्जित की गई। आखिर संजीव लाल के नौकर के यहाँ जो राशि मिली 32.5 करोड़ से अधिक की जो राशि मिली, वो राशि आखिर किसकी है, कहाँ से आई है और क्यों उसके नौकर के पास मिली। तो ऐसे हालात में आलमगीर आलम की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ईडी के पास जाने से पहले आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा कि वो कानून को मानने वाले हैं और ईडी का पूरा सहयोग करेंगे इस पूरे मामले में। अब जिस तरह से लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, उसके बाद इस तरह से आलमगीर आलम का से पूछताछ होना अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों को दूसरे राज्य में भेजना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, जहां हमीरपुर लोकसभा सीट में वो चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में वो सभाएं करेंगे, रोड शो में भी शामिल होंगे, वहां के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। उन्हें बंगाल भेजा गया था और आज वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। तमाम स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश से अब दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब बचे हुए राज्यों में चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यादव बहुल्य सीटों पर भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की यादव बहुल्य सीटों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। अब सबकी नज़र उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पे लगी हुई है, क्योंकि पूर्वांचल में 27 सीटें लोकसभा की आती है और माना जाता है कि पूर्वांचल की कई सीटें हैं जिस पे जाति समीकरण चलता है। चाहे हम अंबेडकर नगर की बात करें, घोसी की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, बलिया की बात करें। बलिया एक ऐसी सीट थी कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हार नसीब हुई थी। हालांकि बीजेपी भी दावा कर रही है कि इन सारों सीटों पे हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का भी दावा है, इंडिया अलायंस का भी दावा है कि इन सारी सीटों पे हमारी मजबूत पकड़ है। ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल के व्यूह रचने में सारे दलों के रणनीतिकार लग गए हैं। पूर्वांचल में
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की आज रणनीति रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज काम किया है, उसके आधार पर हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जैसा परिणाम पश्चिम से आ रहा है, जैसा परिणाम अवध से आ रहा है, वैसा ही परिणाम पूर्वांचल से भी आएगा। चारों तरफ मोदी की लहर, मोदी की गारंटी दिखाई पड़ रही है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देश की पॉलिटिक्स भले ही इस वक्त लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स इस वक्त स्कूलों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। छत्तीसगढ़ की स्कूल पॉलिटिक्स ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं को असमंजस में डाल दिया है। दरअसल मामला है आत्मानंद स्कूलों का। स्वामी आत्मानंद स्कूल पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने शुरू किए थे, उनकी एक योजना थी, तो उन्होंने कई सारे सरकारी स्कूलों का नाम आत्मानंद कर दिया था और बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की थी। अब केंद्र सरकार पूरे देश में पीएम श्री स्कूल खोल रही है। जो मौजूदा स्कूल है उनको पीएम श्री का टैग देकर अपग्रेड कर रही है। उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्कूलों का सिलेक्शन पीएम श्री के तहत हुआ है। कोई नाम नहीं बदला जाना है, लेकिन जो भी नाम है स्कूलों के उसके आगे पीएम श्री लगाया जाएगा और वहाँ पे शिक्षा जो है वो और अपग्रेड होगी, संसाधन और समृद्ध किए जाएंगे। लैब, लाइब्रेरी से लेकर प्लेग्राउंड तक विशेष ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने इस मुद्दे को लेकर, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है। वहीं सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था ठीक करना चाहती है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो स्कूलों को पीएम श्री जरूर बनाएगी। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में 14 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि कुछ लोग ठीक हो चुके हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस समय हम घटनास्थल पर ही मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अभी भी एनडीआरएफ की जो टीम है, बीएमसी की जो टीम है, जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अभी भी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि जो ये होर्डिंग था वो काफ़ी बड़ा था। इसकी जो लंबाई थी वो 100 फीट थी। इसके साथ ही ये पूरा जो बड़ा होर्डिंग था ये 250 टन का था। ऐसे में ये बड़ा हादसा मुंबई में हुआ है कि ये जो होर्डिंग यहाँ पर गिरा था वो अवैध होर्डिंग था। इस होर्डिंग को हटाने के लिए पहले भी जांच आदेश दिए गए थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कंप्लेंट किया था, उसके बावजूद इस होर्डिंग को नहीं हटाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में यह घटना घटित हुआ है, इससे कहीं ना कहीं मुंबई में जो होर्डिंग का सिस्टम है उसे हटाना चाहिए, क्योंकि हर जगह मुंबई में होर्डिंग आता है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो परिजन है उनको कब राहत मिलेगी, क्योंकि ये काफी लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है और अभी भी लोगों को निकालने का जो सिलसिला है एनडीआरएफ की तरफ से वो जारी है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। गुरुग्राम लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने आज बादशाहपुर विधानसभा में दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मैं राजनीति में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए आया हूं। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे शक है कि कुछ नेताओं का प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों में हिस्सा है और शायद यही वजह है कि गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल और स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही उन्होंने गुरुग्राम में अस्पताल के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल को टूटे हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उसपे निर्माण कार्य शुरू तक नहीं किया गया। राहुल यादव फाजिलपुरिया ने उस दौरान भाजपा प्रत्याशी व सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता को विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन इस बार लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे 20 दिन की राजनीति 20 सालों से राजनीति करने वालों पर भारी पड़ रही है। आज युवा बदलाव की मांग कर रहा है और जब भी मैं युवाओं के बीच में जाता हूं तो उनके अंदर एक अलग जोश और जज्बा देखने को मिलता है। लोग बदलाव के लिए आवाज उठा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो, मेरे को तो 10-12 दिन राजनीति में आए, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना समर्थन मिलेगा। मैंने सोचा था कि ठीक है, बदलाव की लड़ाई है, आवाज उठाएंगे, देखते आगे क्या हो। लेकिन जब मैं बदलाव की लड़ाई के लिए निकला तो पहले दिन से मेरे गांव से हमने शुरुआत करी थी। आज मैं 550 गांव कवर कर चुका हूं। हर गांव के अंदर युवा से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके हमारी माताओं बहनों ने भी मेरी आवाज बुलंद करने का काम किया है, मेरा साथ देने का काम किया, आशीर्वाद देने का। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जैसिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली और रोड शो मुंबई और एमएमआर रीजन में करने जा रहे हैं, जिसके जरिए मुंबई करों को प्रधानमंत्री आने वाले 5 साल का विजन बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के रैली के बाद से ही बीजेपी को लग रहा है कि जो मुंबई में सीटें फंसी हुई हैं उस पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी। और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली सक्सेसफुल हो, जिसके लिए बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि आने वाले समय में इस रैली को मुंबई के एक लैंडमार्क रैली के तौर पर देखा जाए। साथ ही मुंबई और आसपास के परिसर में इसका इफेक्ट हो और महायुति के सभी उम्मीदवार विजयी हों, इसकी पूरी कोशिश लगातार महायुति के नेता कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के रैली और रोड शो का इंतजार है, जिसके बाद मुंबई करों को ये आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके से, किस विजन के साथ उन्हें आगे बढ़ना है और प्रधानमंत्री के दावों पर कितना भरोसा मुंबई करती है, ये आने वाले समय में वोटिंग के बाद पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में 13 मई को सकुशल मतदान संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान प्रशासन ने संपन्न कराया और पिछली बार की अगर माने तो पिछली लोकसभा चुनाव से इस बार मतदान का प्रतिशत में लखीमपुर के जिले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कई बाइक रैलियां भी निकली और कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूकता रैली के माध्यम से एक संदेश पहुंचाया। वो संदेश कहीं ना कहीं सफल देखने को मिला, जिसके चलते लखीमपुर खीरी जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ा देखने को मिला है। तो वहीं खीरी लोकसभा सीट, जो कि तिकुनिया जैसे कांड में बहुचर्चित रही थी, काफी विरोध भी देखने को मिल रहा था, उस खीरी लोकसभा सीट पर करीब 64.64% मतदान हुआ है। लगातार मतदान का प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा था लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान के लिए, वो सफल देखने को मिला है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। गुजरात में बेमौसम बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में बारिश का जोर दिखाई दिया और इस बरसात के कारण किसानों को व्यापक नुकसान हुआ। की फसलें तबाह हुई हैं। आम की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई है, तो दूसरी तरफ धान की फसल को भी नुकसान हुआ है। किसानों की खेतों में पड़ी हुई फसलें खराब हुई हैं। इसके अलावा मंडियों में रखा हुआ अनाज भी खराब हुआ है और इस बरसात के कारण और आंधी के कारण कई जगह पर जानमाल के नुकसान की भी खबर है। साबरकांठा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हुई, तो हिम्मतनगर में ही एक कच्चा मकान गिरने से एक बुजुर्ग महिला की भी मौत की खबर है। तो सुरेंद्रनगर जिले में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हुई और कुछ पशुओं की भी मौत की खबर है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 48 घंटे तक राज्य में यूं ही हवाओं का जोर जारी रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और धूल भरी आंधियां चलेंगी और बरसात यूं ही जारी रहेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। जैसे जैसे दिल्ली में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक तपिश भी दिल्ली में सुनाई पड़ने लगा है। बीजेपी ने तय किया है कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री की 2 से 3 रोड शो का भी आयोजन किया सकता है। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी दिल्ली में रैलियां होंगी। लेकिन बीजेपी का जोर है कि उन इलाकों में अलग अलग नेताओं को उतारा जहां जिन राज्यों के लोगों की भरमार है। जैसे मसलन के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में जाएंगे, वहाँ उन इलाकों में कैंपेन करेंगे जहां उत्तर प्रदेश से लोगों की संख्या ज़्यादा है। इनके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ऑलरेडी दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं।
पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी को इस तरह से रणनीति बनाई जाए कि पार्टी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को समाहित कर सके, उनको एड्रेस कर सके। जाहिर सी बात है, बीजेपी 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाए हुए, ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि 7 में से एक भी लोकसभा का सीट पार्टी यहाँ लूज करे। ऐसी स्थिति में पार्टी ने तय किया है कि मतदान के दिन पार्टी के वोटर के साथ साथ पार्टी के कैडरों को एक्टिवेट किया जाए और मतदान प्रतिशत भी बढ़ाया जाए। प्रकाश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में अवमानना को लेकर के चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से 3 हफ्ते में हलफनामा देने को कहा है और पूछा है कि जिन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसका स्टॉक कितना है और क्या स्थिति है। आईएमए के अध्यक्ष अशोकन को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आपने माफी मांगा है यह सही नहीं है और क्या आपको लगता है कि हम माफ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फैसला सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ रहेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। अमेठी और रायबरेली में पार्टी का चुनाव प्रचार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी तरह से देख रही हैं और आज अमेठी में जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो ऐसे में एक शख्स की उनसे मुलाकात हुई जो कि एक भावनात्मक एक पल देखने को मिला जब उस शख्स ने बताया कि जब सोनिया गांधी अमेठी से सांसद थी 99 से लेकर 2004 तक तो किस तरह से सांसद निधि में उन्होंने एक बच्चों के लिए कमरा बनवाया था और उसके बाद उनका अभिवादन यहाँ पर उस व्यक्ति ने प्रियंका गांधी का किया और उनका आभार व्यक्त किया कि वो उस गांव में पहुंची और लोगों से मुलाकात की। वीडियो आपका जी जी हाँ बताओ माता जी को क्या कहना। माता जी थी यहाँ आई थी, रुकी थी, हम लोगों ने कमरा मांगा, यहाँ एक कमरा दिया है। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, सांसद निधि से यहाँ दिया है कमरा, एक हमारा बना है। एक विधायक जी डॉक्टर मुस्लिम थे उन्होंने दिया था और एक माता जी ने दिया। बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत समस्या है। शिक्षा अगर हो जाए, इंटर कॉलेज हो जाए तो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, जो प्राइवेट पढ़ते हैं, बहुत समस्या है, फीस नहीं दे पाते। और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जी खुशी के है। ये आप आइए। आज छोटी थी तो हमारे गांव जब सबके मिले हैं। माता जी को हमारे मिसेज को टिकुली आपने दिया, छोटे छोटे ले जा करके। हाँ पैदल थी, छोटे छोटे आप जो आकर के, तो खुशी के आंसू हैं। मम्मी को भेजूंगी। जी जी। प्रियंका गांधी की ही टीम से एक सदस्य का कहना है कि यही काम है कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के, जो बेसिक कामों की वजह से ही जानी जाती है और आगे भी पार्टी इन्हीं कामों की वजह से जानी जाएगी और 2024 में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन और नामांकन से पहले गंगा स्नान को लेकर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी बस इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं, इसके अलावे ये कुछ नहीं जानते हैं। 10 साल में जनता के लिए क्या काम किए अभी तक इन्होंने बताया नहीं और बताएं कि क्या ये काम करते हैं जनता के लिए। और 5 साल के लिए चुनाव प्रचार में आए हैं, लोगों के बीच आए हैं, तो ये बताएं कि आगे 5 साल का क्या रोड मैप है। तो ये भी ये नहीं बताते हैं, इनको बस इवेंट मैनेजमेंट करने आता है। ये रोड शो करते हैं, रोड का लोड बढ़ाते हैं, लोगों की बेरोजगारी पे ध्यान नहीं देते हैं, ये बस अपना इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के कहे जाने पर कि लोग धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा रहेगा तब तक धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होने देगा। इस पे तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 17 महीने सरकार में रहा और ओबीसी ईबीसी के लिए 75% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या उन्होंने ओबीसी ईबीसी के लिए क्या किया, आरक्षण के लिए क्या किया। तो सवाल भी उठाया है पीएम नरेंद्र मोदी से कि बताएं कि वो 10 साल में क्या किया, आगे 5 साल के लिए क्या सोचे हैं और ओबीसी ईबीसी के लिए क्या प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।